हाँ बेटा, तो नोट्स को बताने के लिए टू डिफाइन द नोट्स हमको कैसे बतानी होती है नोट्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नोट्स कैसी थी बेटा। एक तो आपने देखा 1s में कितनी थी बेटा नोट, 0 थी। 2s में कितनी आ गई, 1 आ गई। 3s में कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ऐसे ही 2p में नोट्स कितनी थी, 0। फिर 3p में नोट्स कितनी आई बेटा, 1। फिर 4p में नोट्स कितनी आई बेटा, 2। ऐसे ही 3d में नोट्स कितनी है बेटा, 0, ठीक है ना। 4d में कितनी है, 1। और 5d में कितनी है, 2, ठीक है ना। ऐसे ही f के लिए देखेंगे तो 4f में कितनी है बेटा, 0। 5f में 1 और 6f में 2, ठीक है ना। ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो ये किस ऑर्डर पे चल रहा है, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो क्या है बेटा। एक तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो आप, दो तरह के नोट्स होते हैं। एक तो हो गया सिंपल नोट, ठीक है ना, जो आपका सिंपल नोट होता है। दूसरा होता है आपका एंगुलर नोट, ठीक है ना। तो जब भी आप बड़े केसेस पे जाते हो, बड़े बड़े ऑर्बिटल्स में जाते हो, तो आपको वहाँ पर कौन सा नोट मिलता है बेटा, एंगुलर नोट मिलता है, ठीक है ना। किसी एंगल पे मिलेगा अगर नोट तो वो एंगुलर नोट हो गया, ठीक है ना। एंगुलर नोट्स और दूसरे होते हैं आपके रेडियल नोट्स। तो जो रेडियस के थ्रू बढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, रेडियल नोड है। और जो किसी एंगल पे आ रहे हैं, किसी जैसे आपके पी और डी सेल्स में, उसमें क्या होता है बेटा, एंगुलर नोड्स आते हैं, ठीक है ना। तो आपके टोटल देखो, आपके नोट्स कैसे हम बताते हैं, टोटल नोट्स कैसे बताते हैं। देखो इसमें, देखो जो आपके नोड्स होते हैं, सिंपल नोड्स होते हैं, ठीक है ना। जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है वो कैसे मिलते हैं, n-1 से मिलते हैं, सॉरी n-l से मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर n कितना था बेटा, 2 था यहाँ पर n की वैल्यू, सॉरी n-l-1, ठीक है ना। इससे आप बताते हो टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो देखो यहाँ पर n कितना था बेटा, 2, l की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, और -1 आगे लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 1 हो गए। ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, फिर टोटल l की वैल्यू 0 और ये -1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना। चलो यहाँ चल के देखते हैं, 4p में देखते हैं। 4p में इस वैल्यू को लगाते हैं, 4p में 4, p की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, ठीक है ना, -1 और -1, ठीक है ना। तो l -1, तो यानी कि 4 - 2, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो हर एक के अंदर क्या होते हैं, कुछ रेडियल नोड्स होते हैं, कुछ एंगुलर नोड्स होते हैं, ठीक है ना। जो रेडियल नोड्स होते हैं और एंगुलर नोड्स होते हैं, उन दोनों को जब हम सम करते हैं, ठीक है ना, जो तो उन सबको हम सम करते हैं, तो हमारे टोटल नोट्स होते हैं, उसको हम इससे बताते हैं, ठीक है ना। तो जो सम होता है वो टोटल नोट्स को हमें बताता है, ठीक है ना। हमेशा हम टोटल नोट्स की बात करते हैं। रेडियल और एंगुलर नोट जो होते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्बिटल्स कौन कौन से। अगर एस ऑर्बिटल है सिर्फ तो कितने नोड्स होंगे, पी ऑर्बिटल है तो कैसा नोड्स होगा, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल है तो कैसा नोड होगा। तो देखो बेटा, तो डी ऑर्बिटल के पास कैसे होते हैं बेटा, एंगुलर नोड्स होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर सब कुछ, वहाँ पर जो आपके जो डंबल्स हैं वो कुछ एंगल्स पे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आपने सम निकाल लिया नोट्स का। तो अब मेरे को कभी भी अगर नोट बताना होगा तो मैं इस फॉर्मूले से कि n-l-1 इस फॉर्मूले से बता सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स मेरे एक किसी भी शेल में कितने हैं, ठीक है ना। मैं एक शेल के टोटल नंबर ऑफ नोट्स बता सकता हूँ, एक सब शेल के टोटल नंबर ऑफ नोट्स बता सकता हूँ, और उस शेल के अंदर टोटल कितने नोट्स होंगे ये भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि अगर मैं थर्ड शेल की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि थर्ड शेल में एक क्या होगा बेटा, 3s होगा, जिसके पास कितने नोट्स हैं बेटा, 2 हैं, ठीक है ना। आपको पता है एक थर्ड शेल में 3p होगा, इसके पास नोट्स कितने बेटा, 1 है। और एक आपके पास क्या होगा इसमें 3d, इसमें नोट कितने हैं, 0। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन शेल 3 इज 3, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन शेल 3 इज 3। लेकिन अप टू शेल 3 उस पूरे एटम के अंदर टोटल कितने नोड्स होंगे वो आप बता सकते हो। आप क्या करोगे, सेकंड शेल को देखोगे, सेकंड शेल में कितने नोड्स होंगे बेटा, एक तो 2s की वजह से होगा, 2s की वजह से एक नोड होगा, और 2p की वजह से एक नोड होना चाहिए, और 2d तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से नोड कितने होंगे बेटा, 1, इसमें 0 होंगे। तो सेकंड शेल में कितने हैं बेटा, एक नोड है। और फर्स्ट शेल में गए तो 1s में कोई नोड होता ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दिस एटम विल बी 4, 3 + 1 इज 4, ठीक है ना। 3 + 1 इज 4। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे बेटा,
4, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दिस एटम, यहाँ पर पूरे 3 शेल है, वहाँ पर कितने बेटा 4 है, ठीक है ना। ऐसे ही आप सेकंड 4 शेल्स के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। हर एक शेल के नोड्स बता सकते हो, पूरे टोटल एटम के नोड्स बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमें पता चला कि हम नोट्स, अब नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, नोट्स एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी मिलेगी, वो कितनी मिलेगी बेटा 0 मिलेगी, ठीक है ना। तो हर बिट ऑर्बिटल के हिसाब से आपको अलग अलग ऐसे नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने चारों के चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में सीख लिया है, हमने बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना के देख लिया, हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल सीख लिए हैं, और हमें ये पता चल गया कि उन चारों नंबर्स, क्वांटम नंबर से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी के बारे में बताया कि कैसे उसकी एनर्जी ऑर्बिटल्स की बढ़ती है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, मैं दोबारा से आपको वो डिजनरेट करके दिखाता हूँ जो हमने ऑर्बिटल्स को डिजनरेट किया था, जैसे मैंने 2px लिखा था, ठीक है ना, 2py लिखा था और 2pz लिखा था, ठीक है ना। तो ये अगर मैं डिजनरेट कर रहा हूँ, इनको डिजनरेट करने के बाद जब मैं ऐसे इनके ऐसे ऑर्बिटल बना दे रहा हूँ, मान लो कि ये 3 ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं सिर्फ आपको शो करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऐसे ऑर्बिटल्स दिखा सकता हूँ, और मैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाऊंगा, ऐसे एरो से दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि ये एरो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकता हूँ। तो ऐसे पी ऑर्बिटल्स में इन तीनों शेल की एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये अगर मैं एनर्जी लेवल के हिसाब से आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, जैसे मान लेते हैं बेटा मैं एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, तो पहली एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल, तीसरी एनर्जी लेवल, ठीक है ना। मान लेते हैं ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, ये 1s का एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, ये 2s का एनर्जी लेवल है, ये 3s का एनर्जी लेवल है, ये 4s का एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। ऐसे करके एनर्जी लेवल्स आ गए, ठीक है ना। तो जो मैं आपको, अगर मैं आपको बात करूँ, अगर मैं आपको सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, उसमें सिर्फ एक ही शेल होता है, ठीक है ना, बाकी शेल्स बने नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम एनर्जी देके उसको इलेक्ट्रॉन पे उसको वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होती है। 4s 4p और 4d की एनर्जी सेम होती है हाइड्रोजन के केस में सिर्फ, क्योंकि उसमें वो एक शेल वाला है, ठीक है ना। यानी कि जो शेल नहीं है उस एटम के पास, जो उनसे शेल नहीं है उसके एटम के पास, उन शेल्स में जितने भी सब शेल्स होंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी। मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी दूँ तो वो 2s में भी जा सकता है और 2p में भी जा सकता है, ठीक है ना। इसको मैं एनर्जी दूँ तो वो किसी में भी जा सकता है इन तीनों में से, इसको एनर्जी दूँ तो वो इन तीनों में से किसी जा सकता है। तो एक लेवल पे सारी की सारी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब आपका एटम जो होता है वो बड़ा होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है, तो उस समय पे जो 1s की क्या कहते हैं आपकी एनर्जी है वो कम है, p की एनर्जी 2s की एनर्जी फिर उससे ज़्यादा है, उसके बाद 2p की एनर्जी आती है बेटा, 2p की एनर्जी आती है, p को मैं इधर की तरफ डिनोट करता हूँ, 2p की एनर्जी आती है, फिर उसके बाद 3s की एनर्जी आती है, ठीक है ना। 3s के बाद 3p की एनर्जी आती है, और 3p के बाद 3d की ना आके 4s की एनर्जी आ जाती है, उसके बाद आती है 3d की एनर्जी। तो अब ये जो यहाँ पर फेरबदल हो गई, मतलब जो आपका ऑर्डर था उससे डिफरेंट आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमारे अफबाउ ने ये बताया था कि ऑर्बिटल्स को कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन से भरते हैं, और इसकी एनर्जी उन्होंने पाई कि 3D की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है 4s से, उन्होंने ये पाया, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। तो इनकी एनर्जी अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये क्या है बेटा, इसके मैं डीजनरेट करके बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं डीजनरेट करके बना रहा हूँ, ठीक है ना, 3d5। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने सारे ऑर्बिटल 1 2 3 4, ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने सारे ऑर्बिटल्स को जो है वो एक लाइन में बनाया, यानी कि इनकी एनर्जी जो है बेटा एकदम सेम है, इनकी एनर्जीज क्या है बेटा एकदम सेम है। तो डीजनरेटेड जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमने बात करी थी, चाहे वो 3D के लिए हों, चाहे वो P के लिए हों, या 2P 2x 2y हों, या 3P 3x 3y हों, मतलब कि आपका ये 2px 2py और 2pz इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। 3px 3py 3py और 3pz की एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये डी ऑर्बिटल्स की जितने भी डी ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब भी ये ग्राउंड स्टेट पे होगा तो क्या है बेटा, तो वो स्टेबल कंडीशन में होता है, मतलब उस समय उसके पास
स्टेबल यानी कि एनर्जी इतनी है कि वो अपने आप को वैसा ही रख सकता है, ठीक है ना। आपने हाइड्रोजन को यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं दी, तो आपने हाइड्रोजन को देखा कि उसने 1s ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये कैसी है बेटा, इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं यहाँ से ऑर्बिटल को कहीं भी ऊपर भेजता हूँ तो वो कौन सी स्टेट आती है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। मल्टी लेवल इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के पास साथ भी यही होगा कि जैसे जैसे हम उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसका जो बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल एक और मैंने एक एटम ले लिया, कौन सा बेटा, कार्बन ले लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 4 ही हो गए, ठीक है ना, और 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लाना है तो क्या कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और सबसे पहले एस में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको जो पहली एनर्जी दूंगा उसके हेल्प से वो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तीनों जगह पे आ सकता था, मैंने तो बस यहाँ बना दिया है, तो इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। जो डी जनरेटेड शेल्स हैं मेरे, इसमें आप कहीं भी डाल सकते हो, लेकिन ऊपर आप कहाँ डालोगे, 3s में डाल, जैसे मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये ऊपर चला गया, ठीक है ना, आपने देखा। तो ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, जब भी ये ऐसी स्टेट में चला जाएगा, यानी कि अगर कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 1s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 ऐसे लिखा, फिर उसके बाद 2s2 ये लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा 2p1, ठीक है ना, और 3s1, जैसे ही मैंने ये लिखा, यानी कि ये क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है। और जो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी वो क्या है बेटा, वो है 1s2, 2s2, 2p2, टोटल कितने हैं, 2 4 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या है मेरी, ये है, और ये क्या है बेटा, मेरी एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई ना, ये बात आपको समझ में आई कि अलग अलग एनर्जीज पे जाने पे, अलग अलग एनर्जी देने पे आपका जो उसकी स्टेट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। और इनके पास ये शेल आपस में अलग अलग एनर्जी की वजह से अलग अलग अपने आपस में रिपल्शन भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं रिपल्शन, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स भरे। मानो कि ये मैंने एक साथ रखे हुए थे यहाँ पर, ठीक है ना, अब यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन वाले में तो यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो भी आएगा, तो आपस में कोई शील्डिंग नहीं होगी, कोई इसमें रिपल्शन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, जब 2s और 2p दोनों एक साथ में थे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन थे, तो इन्होंने आपस में रिपेल करा और ये एक दूसरे से दूर चलेगा। और क्योंकि p ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है इससे, इसलिए p ऑर्बिटल की एनर्जी जो है मैंने ऊपर लेवल में बनाई है और s की एनर्जी नीचे बनाई है। तो ये फिनोमिना, जो जिस फिनोमिना से ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, वो क्या है बेटा, शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन द एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि जो अंदर वाले शेल, मतलब ये वाला शेल, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको शील्डिंग दे रहे होंगे, इसलिए ये ऊपर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्डिंग दे रहे होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्डिंग दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो जो भी पास वाला इलेक्ट्रॉन है वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और क्या दे रहा है बेटा, शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Z का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शील्डिंग आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर वो भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो एटम है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो उनको होल्ड करके रख सके, चाहे वो कितना भी उसको शील्डिंग मिल रही हो पीछे वाले को, वो उसको होल्ड करके रख लेता है, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट का मतलब यही है कि उसको इतनी ही एनर्जी मिलेगी कि वो इतने ऊपर जा सके, मतलब इसकी एनर्जी उसके हिसाब से ही, जो अंदर जो चार्ज है उसके हिसाब से ही होगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन का 3s शेल यहाँ पर है तो किसी और का 3s शेल, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज में होगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इस पर थोड़ी सी शील्डिंग और मिलेगी, तो ये थोड़ा सा शेल और ऊपर एनर्जी पे चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे Z बढ़ता है वैसे वैसे इसकी एनर्जी डिफरेंट होती जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी ऑफ अ सेल इज डिफाइंड बाय N+L, इससे डिफाइन होती है, किससे डिफाइन होती है बेटा, N+L से, ठीक है ना। तो लोअर द वैल्यू ऑफ N+L लोअर इज द एनर्जी, आप ये बात याद रखेंगे और ऐसे आप बना सकते हो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब आप कहोगे सर कई N+L की वैल्यू सेम होंगी, वहाँ पर क्या करेंगे, तो वो देखेंगे अभी। तो N+L क्या बताता है बेटा, मेरा एनर्जी बताता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ 1s 2s, ठीक है ना, 2p 3s, ठीक है ना, 3p 4s 3s 3p 3d 4s
4p 4d 4f, ठीक है ना। ये इन सब के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। इनकी n+l की वैल्यू के बारे में लिखना है, ठीक है ना। इनकी n+l की वैल्यू के बारे में लिखना है। तो इसका n+l कितना होगा, इसका n है 1, l कितना है 0, 1। कितना है बेटा 1 2 + 0 कितना हो गया 2। यहाँ कितना है बेटा 2 + 1 3, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है बेटा 3 + 0 3, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है 3 + 1 4, यहाँ कितना है 3 + 2 5, ठीक है ना। 4 + 0 4, ठीक है ना। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है बेटा कैसे लिखा मैंने, ठीक है ना। इन सबको ऐड करता रहा, n+l की वैल्यू लिख दी मैंने सबकी। अब देखोगे आप इसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे 1 2 3 3, ठीक है ना। तो 1 पे क्या है बेटा 1s 2s 2p 3s। अब आपने बोला सर ये दोनों तो सेम थे, आपने ऐसे क्यों लिखा। जब भी आपका सेम आपकी एनर्जी आ जाएगी, n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो आप कंसिडर किसको करोगे लोअर एनर्जी पे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको लोअर पे कंसिडर करोगे। इसके बाद 4 किसकी है बेटा, एक 4s की है और एक 3p की है। तो आप पहले किसको लिखोगे बेटा 3p को लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे बेटा 4s को, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 4 है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। ये देखो ये 4 और 4 दिख रहे हैं। अब आपने कहा कि आपने 3D पहले क्यों लिखा, क्योंकि 3D की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है बेटा, ज़्यादा वैल्यू है ना, इसलिए मैं 3D को पहले नहीं लिख रहा हूँ। इसीलिए बेटा देखो आपने 4s पहले आया और 3D बाद में आया। 3D की वैल्यू 5 है, उसके बाद मैं लिखता हूँ बेटा 4p। क्यों लिख रहा हूँ मैं इसके बाद 4p, आपको समझ में आ रहा होगा 4p क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ गया ना बेटा। 4p इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 है लेकिन इसका n छोटा है, ठीक है ना। तो 4s के बाद फिर यहाँ पर 4p आ गया, फिर उसके बाद कितना आएगा बेटा 6। जो 6 है वो किसकी वैल्यू है, सिर्फ 4d की वैल्यू है, तो 4d आएगा। और 4d के बाद क्या आएगा बेटा 4f आएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो देखो मैंने क्या लिखा बेटा, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एनर्जी ऑफ शेल्स, सब शेल्स, ठीक है ना। सब सेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है मैंने एनर्जी। इसमें सारे ऑर्बिटल्स के बारे में बता रखा है मैंने कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होगी और ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल कंसिडर टू बी लोअर इन द एनर्जी, ठीक है ना। और ठीक है ना, और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम शेल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती जाएगी इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा जब अंदर का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो ऑर्बिटल्स को और पास खींचेगा, तो उनकी एनर्जी वो उनको पास खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन जो वहाँ पर शील्डिंग का इफेक्ट आता है उसकी वजह, मैंने आपको ये बताया था अभी पिछले वाले पेज में मैंने आपको क्या बताया था, देखो बेटा पिछले वाले पेज में मैंने क्या बताया था, देखेंगे पिछले वाले पेज में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या बताया था कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग बढ़ेगी इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर शील्डिंग आएगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी है वो ऑर्बिटल की क्या होती है, और जैसे जैसे फिर अब यहाँ पर अंदर का चार्ज बढ़ेगा तो ये इसको ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है इस शील्डिंग के फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ z बढ़ता जाता है ये ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3s की एनर्जी और आप नाइट्रोजन के 3s की एनर्जी के बारे में अगर कंसिडर करोगे तो कार्बन के 3s की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन के 3s की एनर्जी क्या होगी बेटा कम होगी, क्योंकि उस पर जो z है उसका जो z इफेक्टिव है वो बढ़ गया। क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगी एनर्जी घट जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी घट जाएगी। तो अब आपने क्या क्या लिखना है अपनी कॉपी में, आपने क्या क्या लिखना है, पहले तो आपको ये लिखना था कि आपने ऑर्बिटल्स बनाए सारे के सारे, ऑर्बिटल्स बना लिए होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स के बाद अपने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में लिखना है, फिर एनर्जी लेवल बनाने। एनर्जी लेवल के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि n+l जो मेरा है ये इसको बताता है। उसके बाद आपने ये लिखना है, उसके बाद आपने ये लिखना है कि ये बात जहाँ पर लिखा हुआ है आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है 57 पेज पे, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+1 फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। If two orbitals have same value of n+1, the orbitals with lower value of n will have lower energy। ये आपने लिखना है। उसकी और आपने ये भी बताना है कि energies of the orbital in same subshells decrease it
डिक्रीज इट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दैट इज जैसे जैसे जेड बढ़ेगा वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आपका जेड बढ़ता है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स जो लगा रहा होता है आपके सब शेल्स पे वो ज़्यादा लगाता है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं सब शेल्स, इसलिए वो सब शेल्स को पास में खींचने की कोशिश करता है। और आपने क्या पढ़ा, एक चीज़ और पढ़ी आपने, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, जो अंदर वाले न्यूक्लियर एटम्स जो एटम्स होते हैं वो बाहर वाले को क्या कहते हैं, धक्का देते हैं। दैट्स वाई सेम शेल में अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, इस किसकी, स्क्रीनिंग की वजह से। ये किसकी वजह से होता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। जो शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जो आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, मतलब नीचे वाले ऑर्बिटल को और ऊपर वाले ऑर्बिटल के बीच में जो आपका रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से पढ़ा, उसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस है। और जो आपका एनर्जी, दो अलग अलग एटम्स के जो शेल्स हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज हैं, जो 3s कार्बन का है और 3s नाइट्रोजन की अलग अलग एनर्जी आई, वो किसकी वजह से आई, क्योंकि जेड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, इतना पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। अब फिल कैसे करते हैं, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटम्स में ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं। तो आफबाउ ने बताया, ठीक है ना, कि आफबाउ का मतलब ही क्या होता है, टू बिल्ड अप, ठीक है ना। तो आफबाउ प्रिंसिपल वाज हाउ द ऑर्बिटल्स कैन बी फिल्ड एंड हाउ एन एटम कैन बी बिल्ट अप, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या भरेंगे, 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p को भरेंगे, फिर 3s को भरेंगे, ऐसे इन्होंने बताया, ठीक है ना। ये आपने ऑर्डर बताया। तो ये जो इन्होंने ऑर्डर बताया कि ग्राउंड स्टेट में हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, हम किस बेसिस पे बढ़ेंगे, लोअर एनर्जी वाले क्या है, पहले बढ़ जाएंगे, लोअर एनर्जी ENERGY फिल्स फर्स्ट। सबसे पहले आप लोअर एनर्जी वाले को भरोगे, फिर उससे बड़ी ज़्यादा एनर्जी वाले को भरोगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले को भरोगे, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले किसको भरना है बेटा, 1s को भरना है, फिर 2s को भरना है, फिर 2p को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 4p को, फिर 3d को, फिर 4p को, फिर 4d को और फिर 4f को, ठीक है ना। तो ये कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स उन्होंने याद करने के लिए एक तरीका बताया, आप ऐसे लिखना शुरू करो, 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। और ऐसे लिखो यहाँ पर 2p 3p 4p 5p, यहाँ पर लिखो 3d 4d 5d, और यहाँ लिखो 4f 5f। कैसे फिल करेंगे इसको, हमेशा एक डायरेक्शन में लेके चलेंगे, इस डायरेक्शन में, यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा गड़बड़ होगी, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ होगी, देखते हैं, थोड़ी गड़बड़ होगी, दोबारा से बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। दोबारा से बनाते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3d 4f 5f 4d 3p 4p 5, ठीक है ना। तो अब आप हमेशा कैसे जाओगे, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जाओगे, ऐसे फिल करोगे, फिर वापस ऊपर जाओगे और फिर इस डायरेक्शन में फिल करोगे, ठीक है ना। फिर वापस ऊपर जाओगे और इस डायरेक्शन में फिल करोगे, फिर वापस ऊपर जाओगे इस डायरेक्शन में फिल करोगे, फिर वापस ऊपर जाओगे और इस डायरेक्शन में फिल करोगे, फिर वापस ऊपर जाओगे और इस डायरेक्शन में फिल करोगे, ठीक है ना। फिर वापस ऊपर जाओगे और इस डायरेक्शन में 6p 7s इस डायरेक्शन में फिल करोगे। इतना ही सोच लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना कर लेते हैं, इतने से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इतने से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ जो मैंने लिखा था, वहाँ जो मैंने बताया था, उस ऑर्डर को देखेंगे, सबसे पहले 1s भरेंगे, फिर 2s, फिर 3s, वो सॉरी फिर 2p फिर आया, फिर 3s आया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 3s, फिर वापस ऊपर गए, फिर क्या भरेगा आपका 3p भरेगा, फिर क्या भरेगा बेटा 4s के बाद फिर ऊपर गए तो फिर क्या भरेगा बेटा 3d, फिर 4p, ठीक है ना, फिर 5s, ठीक है ना, फिर 5s के बाद क्या भरेगा, फिर 4d भरेगा,
फिर 5p भरेगा, फिर 6s भर जाएगा, फिर 6s के बाद 4f भरेगा, फिर 5d भरेगा, फिर 6p भरेगा, फिर 7s भरेगा। और ये भी हम देखते जाएंगे कि इनकी एनर्जीज़ क्या क्या हैं। पहले वाले की एनर्जी कितनी थी बेटा, n+l, 1 + 0 1, अगले वाले की 2, अगले वाले की फिर 2 + 1 3, अगले वाले की फिर 3, ठीक है ना, इसकी 3 + 2 5, सॉरी 3 + 1 कितनी होगी बेटा 4, अगले वाले की फिर 4, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 3 + 2 यहाँ 5, ठीक है ना, यहाँ 5 और 4p यानी कि 4 + 1 यहाँ भी 5, फिर 5 + 0 यहाँ भी 5, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इन तीनों की 5 है ना, इन तीनों की 5 है तो इनको एक साथ रखा हमने, तीनों को एक साथ रखा और 5 वालों को एक साथ रखने के बाद हमने क्या किया और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n के n में लिख दिया, तो 3d 4p 5s, इसलिए 5s पहले आ गया जो कि मैंने वहाँ पिछले में कंसिडर नहीं किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4d कितना है बेटा 6 है, 4 प्लस, ठीक है ना, 4 + 2 6, ठीक है ना, तो 4d की फिर 6 आया, ठीक है ना, फिर यहाँ पर कितना है बेटा 5p, 5 और p, 5 + 1 6, ये भी 6 आ गया क्योंकि यहाँ 4 तो यहाँ 5 था इसलिए आगे पीछे हो गए, और 6s भी 6 होगा, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू भी 6 है, 6s भी 6 होगा। फिर 4f देखते हैं, 4 और f की वैल्यू होती है 3, 4 + 3 कितना हो गया बेटा 7, 5 और d, 5 + 2 कितना हो गया बेटा 7, ठीक है ना, 6 और 1, 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7, और 7 + 0 कितना हो गया बेटा 7। तो देखा आपने ना, आपने देखा कि मैंने सबको क्या किया बेटा, ये अबव का जो प्रिंसिपल था इस स्पाइरल से मैंने क्या किया, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी शो कर दिया। ये इजी क्यों, इसे ऐसे करने से इजी इसलिए कि कोई भी चीज़ यहाँ पर आपकी मिस नहीं होगी अगर आप ऐसे लिखोगे तो, ठीक है ना, अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोई भी चीज़ आपकी क्या होगी बेटा मिस नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या है बेटा 1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी मैंने ऐसे अबव ने बताया। तो अबव ने क्या बताया कि सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में फिल करने के लिए हमें क्या करना है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है दैट मीन्स यानी कि स्टेबल स्टेट पे है, तो सबसे पहले इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द आइटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है ना, जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे वो फिल हो रहे हैं, मतलब 1s पहले फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट आएगी तो ऐसा होता है एक्साइटेड स्टेट में कि जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उछल के किसी दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एक 2p का ऑर्बिटल उठ के s में चला गया, तो उसकी फिलिंग कैसे होगी, उसकी फिलिंग ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आप कार्बन की बात करी थी, कार्बन के ग्राउंड स्टेट की बात करी तो मैंने कितना आया था 1s2 + 2s2 + 2p2 इतना आया था। लेकिन जब मैंने उसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करी तो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p1 और 3s1 ऐसे लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा यानी कि ये अब क्या हो गया, जो हमारा अबव प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है यहाँ पर गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है ना। इसलिए अबव ने सिर्फ क्या बोला था कि ग्राउंड स्टेट की बात करी थी कि सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे अगर आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज फिल करोगे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको ऑलरेडी ऐसी एनर्जी दे दी है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के दूसरे ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन। पॉली ने क्या एक्सक्लूजन दिया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, ठीक है ना, के पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एवरी इलेक्ट्रॉन हैज यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। मतलब अगर मैंने n, l, m और ms की वैल्यू बताई है, 3 वैल्यू बता दी, जैसे मैंने लिख दिया पर 2 1 -1 +½ ऐसे लिख दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से 2 1 -1 ½ अलग होगा, ठीक है ना, ये अलग है। देखो ये सेम ऑर्बिटल में है, सेम शेल, सेम सब शेल, सेम ऑर्बिटल, लेकिन उनका स्पिन अलग अलग है। तो ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास ये चारों नंबर के होंगे बेटा यूनिक होंगे। कैसे होंगे बेटा यूनिक होंगे। तो ये बात हमें पता चली, ये बात हमें बताई पॉली ने अपना एक्सक्लूजन दिया। ये उन्होंने बताया कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। उनके पास अपोजिट स्पिन पक्का होगा और हमारे हर इलेक्ट्रॉन के लिए हम अलग 4 क्वांटम नंबर्स
बता सकते हैं, मतलब हम हर एक अपने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, इसकी एनर्जी इतनी होगी और ये इतने से यहाँ तक मूव कर सकता है, और इसने ऐसा, इसकी जो जो इसका मूवमेंट है और इसका जो जो इसकी पोजीशन है वो ये होगी। हम लोग इन चारों काउंटर नंबर से बता सकते हैं, और ये चारों नंबर हर एक के लिए यूनिक होंगे, ठीक है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल विथ प्रिंसिपल काउंटर नंबर n इज इक्वल टू 2n²। इसका मतलब अगर आपका n सबशेल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हो सकते हैं, 2n² के बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना, 2n² के बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सबशेल जब 1 था तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 × 1 का स्क्वायर 2, ठीक है ना। वैसे ही आपने जैसे दूसरे शेल में गए तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आप फिल कर सकते हो, 8। कैसे पता चला, 2 2 ज़ा 4, 2 2 4 4 4 × 2 8, ठीक है ना। जैसे ही आप 3 पे गए तो आपके कितने आ गए बेटा, 18 आ गए। 3 पे कितने आ गए बेटा, 18 आ गए। और 4 पे जब आप गए तो 4 पे कितने हैं बेटा, 4 पे कितने हैं बेटा, 4 4 4 पे आए तो 4 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 16 2 ज़ा 32। यानी कि जब n की वैल्यू 4 होगी तो कितना हो जाएंगे बेटा आपके, 32 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ आ सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो मैं प्रूफ करता हूँ आपके सामने। जब n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपके पास शेल कौन सा बेटा, 1s है। जब n की वैल्यू 2 है तो आपके पास शेल कौन से, 1s और 2s। जब n की वैल्यू 3 है तो आपके पास कितना है, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। शेल तो 3 ही है ना आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 आ सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 2 4 4 और 6, टोटल हो गए आपके, टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें आपके इस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं सिर्फ शेल की बात करता हूँ, चलो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा, 8 आ गए, 6 और 2 8। इसमें देखते हैं बेटा 2 6 और यहाँ पर कितने आते हैं बेटा, 10 आते हैं ना बेटा। टोटल करेंगे इसको, 10 6 16 + 2 कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। ऐसे जब n = 4 की वैल्यू आई तो 4s 4p 4d और 4f 14। तो 18 + 14 कितना हो गया बेटा, 32, ठीक है ना। 14 + 10 24 24 और 6 30 और 2 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 32। यानी कि ये जो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर एक शेल में कितने बताता है बेटा, 2n² के हिसाब से बताता है। तो ये आपके पॉली का एक्सक्लूजन था हमारा कि हर एक के अलग अलग होंगे, और आप ऐसे बता सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो और क्या है बेटा, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। जो आप बातें सब पढ़ चुके हो, बस उसके रूल्स पढ़ रहे हैं कि किस किस के रूल क्या कहते हैं। तो होम्स रूल क्या था बेटा, होम्स रूल क्या था, उसने कहा कि उस देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डजंट टेक द प्लेस until each orbital belong to that subshell has got one electron, that is it is singly occupied. For example 1s में दूसरा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो सबसे इजी है। p के बारे में देखें तो p ये कह रहा है कि अगर इस पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हर एक शेल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैंने कार्बन का आपको बनाया था तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था एक यहाँ दिया था एक यहाँ दिया था, ठीक है ना। मैंने ऐसा नहीं किया था कि एक ही में दोनों को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया। तो क्या कहता है, क्या कहता है हमारा रूल कहता है, होम्स रूल ये कहता है कि जब भी आपको फिल करना है तो सबसे पहले आप सिंगल फिल करोगे। जब सिंगल सारे फिल हो जाएंगे उसके बाद ही आप यहाँ भरोगे। ऐसे ही डी के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 5 तक क्या करोगे आप, एक एक भरोगे। जैसे ही आपका छठा आएगा उसके बाद आप भर सकते हो, और कहीं भी भर सकते हो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यहाँ भरना है यहाँ भरना है यहाँ भरना है। आप ये वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया था आप उसको यहाँ भर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है बेटा, सेम है। सबकी एनर्जी क्या है बेटा, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैंने इधर बनाया है उधर बनाया है, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो तरीका मैंने लिखा है ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको लिख के दिखाया था 1s2 2s2 2p2 ऐसे करके लिख के दिखाया था। ये क्या है बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। किसकी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है बेटा, ये कार्बन की है। ये किसकी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी अब। तो हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपकी पेज नंबर 62 से 62 63 में दी हुई है। आप आराम से लिख सकते हो किसी की भी,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कैसे लिखनी है। मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लिख के दिखाऊंगा और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में क्या होता है, और मैं आपको थोड़ी सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी कुछ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।